नमस्कार दोस्तों। मैं सीएस सुदेश कुमार गुप्ता अगेन आपके सामने हाजिर हूं एक नया विषय लेके। आज का मेरा विषय है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, जो कि पोस्ट ऑफिस या बैंक के अंदर जनरली अवेलेबल होती है। स्कीम को डिस्कस करने से और शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली सारी नोटिफिकेशंस मिल सकें। तो आइए शुरू करते हैं अपना विषय सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। आज इस स्कीम के अंदर मैं इस स्कीम को बड़े डिटेल के अंदर डिस्कस करूंगा और बिल्कुल लास्ट के अंदर और बीच में आपको कहीं ऐसी टिप्स दूंगा और ऐसी बातें बताऊंगा जो आज तक आपको शायद किसी ने भी ना बताई हो। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो में बिल्कुल अंत तक। दोस्तों सबसे पहली बात क्या है कि ये स्कीम फ्लेक्सिबल है, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है, अट्रैक्टिव रिटर्न्स है इसके अंदर। इसका अकाउंट ओपनिंग बड़ा आसान है किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस के अंदर। टैक्स के भी हमें बेनिफिट्स इसके अंदर मिलते हैं, एटीसी के अंदर मिल जाता है और भी बहुत सारे बेनिफिट है, मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ उन सबको। और एक बहुत बढ़िया चीज़ इसके अंदर है कि ये वाली स्कीम क्योंकि गवर्नमेंट बैंक, पोस्ट ऑफिस या किसी ऐसे बैंक में जो आरबीआई से कंट्रोल होता हो उसके अंदर होती है, मीन्स हमारा पैसा भी बिल्कुल सुरक्षित रहता है। बात करते हैं कि इस स्कीम के लिए एलिजिबल कौन कौन है। यहाँ पे आप दोस्तों आप देखेंगे कि सबसे पहले इसमें एक सीनियर सिटीजन एलिजिबल होता है, मीन्स जिसकी एज 60 साल या इससे ज्यादा होती है। दूसरा आप देखेंगे कि अगर किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय ने कोई वीआरएस लिया है या सुपर एनुएशन लिया है और उसकी एज 55 साल या इससे ज्यादा है तो वह रिटायर्ड एम्प्लॉय भी इस स्कीम के अंदर इन्वेस्ट कर सकता है। लेकिन उसकी एक कंडीशन है। कंडीशन आप देखेंगे कि जब भी उसको वो पैसा मिला रिटायरमेंट वाला तो उसके 1 महीने के अंदर उसको ये पैसा इन्वेस्ट करना है इस स्कीम के अंदर, और मैक्सिमम अमाउंट उतना इन्वेस्ट कर सकता है जितना उसे रिटायरमेंट पे मिला हुआ हो। तीसरी बात आप देखेंगे कि एक आर्मी पर्सन भी इस स्कीम के अंदर इन्वेस्ट कर सकता है, लेकिन उसकी एज 50 साल या उससे ज्यादा होनी चाहिए। आर्मी पर्सन दोस्तों कौन होता है? जो हमारी नेवी से रिटायर्ड हो, एयरफोर्स से रिटायर्ड हो या फिर हमारी इंडियन आर्मी से रिटायर्ड हो। कोई भी एनआरआई या एचयूएफ इस स्कीम के अंदर एलिजिबल नहीं है बिल्कुल। ये प्योरली और प्योरली इंडियन सिटीजन के लिए ये स्कीम बनाई हुई है। इसका मैच्योरिटी टर्म और इंटरेस्ट बेनिफिट एक कैलकुलेटर मैंने बनाया हुआ है, आप इस स्लाइड के अंदर देख सकते हैं। इसकी मैच्योरिटी दोस्तों 5 साल के अंदर होती है, यानी लॉक इन पीरियड है 5 साल का। लेकिन 5 साल के बाद हम इसको 3 साल के लिए फर्दर एक्सटेंड भी करा सकते हैं। लेकिन मेरी एक यहाँ पे एडवाइस है कि उसको एक्सटेंड कराने की बजाय उसको वहां पे पैसे को अपने वापस लीजिए और अनदर 5 ईयर के लिए फिर से सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में इन्वेस्ट कीजिए। इस कैलकुलेटर के अंदर आप समझेंगे दोस्तों कि आप सबको ये पता है, क्योंकि सभी लोग आजकल अवेयर रहते हैं कि अभी से लगभग 3 साल पहले तक रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.4% का था। 6 जनवरी 2023 को वो रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% हो गया। तो अगर किसी की स्कीम में मेच्योरिटी नियर फ्यूचर में होने वाली है तो उसको एक्सटेंड कराने की बजाय उसको वहां पे ब्रेक कीजिए और एक नई स्कीम को आप लीजिए अनदर 5 ईयर के लिए। इसका बेनिफिट आप इस कैलकुलेटर के अंदर समझ सकते हैं कि मान लीजिए मैंने 3 साल के लिए एक्सटेंड कराया और फर्दर 2 साल के लिए उसको एक एफडी भी करा दिया, तो इस तरीके से 5 साल के अंदर टोटल अमाउंट मुझे रिसीव होगा 20,43,000 रुपए, यानी 20,43,000। लेकिन मैं अनदर 5 ईयर के लिए करा दूंगा तो मुझे 21 लाख रुपीज की टोटल प्रोसीड्स मिलेंगी। तो मीन्स हमें 57,000 रुपीज का एडिशनल बेनिफिट है। रेट ऑफ इंटरेस्ट इस स्कीम के अंदर सबसे ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, आप यहाँ देखेंगे कि 8% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। लेकिन दोस्तों जिंदगी के अंदर कब किसी को पैसे की रिक्वायरमेंट हो जाए नहीं पता। कभी कभी हमें प्री मेच्योर विड्रॉल भी कराना होता है। पहले साल के अंदर तो प्री मेच्योर अलाउड ही नहीं है, लेकिन अगर 1 साल के बाद हमने कराया और 2 साल या इससे पहले हमने उसमें प्री मेच्योर विड्रॉल कराया तो उसमें 1.5% की पेनल्टी लगेगी। पेनल्टी लगेगी मीन्स मान लीजिए रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें 8% का मिल रहा था तो वो वहां पे कैलकुलेशन 6.5% से होगी। अगर हमने प्री मेच्योर विड्रॉल 2 साल के बाद कराया और मेच्योरिटी से बेशक एक दिन पहले कराया हो, यानी 2 साल से लेकर 5 साल के बीच में कराया, तो हमें वो पेनल्टी 1% के हिसाब से पे करनी पड़ेगी। इन्वेस्टमेंट की लिमिट इस स्कीम के अंदर हम मिनिमम 1,000 रुपीज इन्वेस्ट कर सकते हैं और मैक्सिमम 15 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो भी हम इन्वेस्ट करेंगे वो 1,000 के मल्टीपल के अंदर होगा, मीन्स फ्रैक्शन के अंदर नहीं हो सकता। जैसे हम चाहें कि 10,0740 रुपए इन्वेस्ट कर दे तो दैट इज नॉट पॉसिबल। 10 लाख, 1,000, 10 लाख, 2,000, 5,000 इस तरीके से इन्वेस्ट होता है इसके अंदर। हमारी वित्त मंत्री जी ने बजट 2023 के अंदर ये लिमिट 15 लाख से बढ़ा के 30 लाख रुपए कर दी है, लेकिन ये स्कीम 30 लाख वाली अब एप्लीकेबल होगी 1 अप्रैल 2023 से। उससे पहले ये लिमिट 15 लाख रुपए है और 1 अप्रैल 2023 के बाद 30 लाख रुपए है। टैक्सेबिलिटी प्रोविजन, सबसे पहली बात कि इस स्कीम के अंदर जो भी हम इन्वेस्ट करते हैं, आप यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, इस स्कीम के अंदर जो भी हम इन्वेस्ट करते हैं सबसे पहले हमें एटीसी के अंदर 1,50,000 रुपए का बेनिफिट मिलता है, यानी डिडक्शन मिलती है, हमें वहां टैक्स की बचत होती है।
दूसरी बात, इस स्कीम से जितना भी इंटरेस्ट हमें मिलेगा वो सारा टैक्सेबल होगा, ईयर टू ईयर वो टैक्स उस पर लगता रहेगा। तीसरी बात, अगर वो इंटरेस्ट हमारा 50,000 रुपए से ज्यादा है एक साल के अंदर तो उसके ऊपर सेक्शन 194A के अंदर 10% टीडीएस भी लगेगा। चौथी बात, इस स्कीम से जो भी हमें इंटरेस्ट मिलेगा उसके ऊपर सेक्शन 80TB के अंदर 50,000 रुपए की डिडक्शन भी हमें अवेलेबल होगी। टीडीएस कटना ना कटना अलग बात है, ये डिडक्शन तो हमें मिलनी ही मिलनी है। लेकिन अगर हमारी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम है, मीन्स 3 लाख रुपए या 5 लाख रुपए से कम है, तो हम कंसर्न बैंक या पोस्ट ऑफिस को फॉर्म 15G या H फिल करके देंगे तो वो हमारा टीडीएस भी नहीं काटेंगे। फॉर्म 15G या H बेसिकली इसलिए होता है जिसके अंदर हम एक डिक्लेरेशन देते हैं कि हमारी इनकम उतनी नहीं है कि हमारे ऊपर टैक्स एप्लीकेबल हो। एक बहुत जरूरी बात कि जितने भी सीनियर सिटीजन है, ऑब्वियसली उसके अंदर कभी ना कभी मुझे भी एक सीनियर सिटीजन बनना है। हम लोग उम्र के एक उस पड़ाव के ऊपर होते हैं कि जहां पे कब क्या हो जाए नहीं पता। इसलिए इस केस के अंदर इस स्कीम से जो भी मेच्योरिटी आएगी, जो हमारे बाद में हमारे लीगल हेयर्स को मिलेगी, वो टोटली टैक्स फ्री है। बेशक वो प्रिंसिपल हो या इंटरेस्ट हो, कुछ भी हो, कभी भी कोई टैक्स नहीं लगता। काफी सारे बैंक हैं, आप इस लिस्ट के अंदर देखेंगे मैंने 15 बैंकों के नाम लिखे हुए हैं। ये सारे बड़े बैंक हैं और ये सभी इस स्कीम को ऑफर करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे पोस्ट ऑफिस हैं, जो भी हमारे नजदीक हो वो सारे पोस्ट ऑफिस भी इस स्कीम को ऑफर करते हैं। आप कहीं से भी स्कीम को ले सकते हैं। अकाउंट ओपनिंग रिलेटेड मेरे पास दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन आते रहते हैं इस स्कीम से रिलेटेड, उनमें से कुछ स्पेसिफिक टॉपिक मैं आपके सामने रखूंगा। पहली बात तो ये स्कीम में जो हम इन्वेस्ट करते हैं बेसिकली ये एक एफडी होती है जो इस स्कीम के तहत होती है। दूसरी बात, हम इसमें मल्टीपल अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि ये 15 लाख रुपए एक साथ ही हमारे पास अवेलेबल हो सकता है अभी 2 लाख रुपए हो, उसके बाद 2 महीने के बाद फिर से 5 लाख अवेलेबल हो गया, फिर 2 लाख अवेलेबल हो गया, तो हम इसकी अलग अलग एफडी भी करा सकते हैं, मीन्स मल्टीपल अकाउंट भी ओपन करा सकते हैं। लेकिन अपर लिमिट वही 15 लाख रुपए या 30 लाख रुपए की होगी। हम ज्वाइंट अकाउंट भी ओपन करा सकते हैं, एक हस्बैंड और वाइफ दोनों मिलकर एक ज्वाइंट अकाउंट ओपन कराएं। एक इंडिविजुअल के लिए लिमिट 15 लाख रुपए की है 31 मार्च से पहले। अगर ज्वाइंट अकाउंट होगा तो ये लिमिट 15 लाख की बजाय 30 लाख की हो जाएगी। क्यों? क्योंकि 2 लोग इन्वॉल्व हो गए। लेकिन 1 अप्रैल 2023 के बाद कराएंगे तो ये लिमिट हमारी जस्ट डबल हो जाएगी, क्योंकि हमारी वित्त मंत्री जी ने हमें एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है। इस केस में क्या होगा कि अगर एक असेसी मीन्स हस्बैंड तो सीनियर सिटीजन है और वाइफ सीनियर सिटीजन नहीं है, मीन्स वो 60 साल से कम की है वाइफ, तो इस अकाउंट के अंदर जो लिमिट होगी हम इस तरीके से ज्वाइंट अकाउंट तो ओपन करा सकते हैं, लेकिन लिमिट हमारी डबल नहीं होगी। लिमिट डबल कब होगी? जब वाइफ भी सीनियर सिटीजन हो जाएगी। नॉमिनेशन फैसिलिटी इसके अंदर अवेलेबल है। जनरल ट्रेंड ये है कि हस्बैंड है तो वो अपनी वाइफ को नॉमिनी बनाएगा या बच्चों को बनाएगा, वाइफ है तो वो अपने हस्बैंड को बनाएगी या बच्चों को बनाएगी। लेकिन ये एक मेरी निजी सलाह है, मानना या ना मानना आपका काम है। आप इसमें नॉमिनी अपने वाइफ या हस्बैंड को ना बना के बच्चों को नॉमिनी बनाएं, क्योंकि हम लोग उम्र के उस पड़ाव के ऊपर होते हैं, कब क्या हो जाए कुछ नहीं पता। क्योंकि हमारे जाने के बाद हमारे लीगल हेयर्स को वहां से स्कीम से ये पैसा निकलवाना बड़ा मुश्किल होता है। आई मीन लीगल फॉर्मेलिटीज बहुत ज्यादा होती है। अकाउंट ट्रांसफर की फैसिलिटी इसके अंदर अवेलेबल होती है। मान लीजिए आज हम एक जगह पे रहते हैं, 6 महीने के बाद किसी दूसरे जगह पे शिफ्ट हो गए, तो जो हमारा नजदीकी पोस्ट ऑफिस है या बैंक है वहां पे हम इस स्कीम के तहत एफडी को ट्रांसफर आसानी से करा सकते हैं। तो दोस्तों आज का ये वीडियो इनकम टैक्स वाला ने कंपाइल किया था, और आज के वीडियो से रिलेटेड आपके मन में कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर उसको लिखें, मैं श्योरली उसका रिप्लाई करूंगा। और अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लास्ट में बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।